हेलो एवरीवन, दिस इज पुरू जनुरिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का। ठीक है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है कोशिका, जीवन की इकाई। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये किसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर? तो ये जो है वो नीट के पर्सपेक्टिव से के लिए एंड उसके अलावा जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, चाहे वो टीजीटी साइंस वगैरह की कर रहे हों या फिर कोई भी जनरल एग्ज़ाम की कर रहे हो, तो उसके लिए जनरल साइंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल, कोशिका, बहुत सारे क्वेश्चन उससे आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना कोई देरी किए। देखो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन चलो मैं एक बार रीड कर ही देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो हम जब अपने चार्ट देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक तो जीव देखते हैं और एक निर्जीव देखते हैं। ठीक है, तो हम जाहिर सी बात है कि हम सरप्राइज तो होते ही हैं कि ऐसा क्या है कि ये जीव है, जो निर्जीव है वो जीव नहीं है। ठीक है, जीव जो है वो जीव कहलाते हैं और निर्जीव जो है वो जीव नहीं कहलाते। तो इसका आंसर केवल एक ही हो सकता है, क्या? कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। अगर किसी में कोशिका उपस्थित है तो वो जीवित है, अगर किसी में कोशिका उपस्थित नहीं है तो वो निर्जीव है। चलिए आगे देखते हैं। सभी जीवधारी कोशिका से बने होते हैं, सही बात है। बिना कोशिका के, भाई सिंगल सेलुलर को देखो या मल्टी सेलुलर को, सिंगल सेलुलर भी जो है वो कोशिका से मिलके बना है। अगर वो कोशिका से मिलके बना नहीं होगा तो वो जीव ही नहीं होगा, निर्जीव होगा वो। ठीक है, तो सिंगल कोशिका से बने होते हैं वो एक कोशिक, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उनको बहुकोशिक जीव कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जीव जो है उसके लिए कोशिका कितनी इंपॉर्टेंट है। सिंगल सेल हो बनी वो फिर भी सर्वाइव कर लेगा। अच्छा, उसी को मतलब एक्सक्रिएशन करना है, उसी को रेस्पिरेशन करना है, उसी को डाइजेशन करना है, उसी को चलना है, सब काम करना है, सब काम कर लेगा। लेकिन होनी जरूर चाहिए कोशिका। अगर कोशिका नहीं है तो सब काम तो छोड़ो, वो पड़ा रहेगा एक कोने में, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, मेटाबॉलिज्म ही नहीं है ना। वो क्या करेगा? रेस्पिरेशन नहीं करेगा, एक्सक्रीशन नहीं करेगा, पड़ा रहेगा। तो कुछ चाहिए ना मूवमेंट के लिए। ठीक है, कुछ अंदर कुछ हो तो सही ना, इसलिए। ठीक है, कोशिकीय जीवधारी की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या फ्रीली सर्वाइव भी कर सकते हैं। फ्रीली सर्वाइव मैंने बोला ना, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो फ्रीली सर्वाइव कर सकते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही आराम से रह लेंगे। इवन उनमें डिवाइडेशन भी हो जाता है। ठीक है, जनन का मतलब क्या होता है? एक कोशिका है, ठीक है, ये फिर आगे करके क्या दो कोशिका बन गई है। ठीक है, दो कोशिका बन गई, तो वो ये भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वो जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं, सही बात है। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो। एक यार क्या लैंग्वेज है हिंदी। ठीक है, अगर कोशिका नहीं है तो उसका स्वतंत्र जीवन संभव नहीं है, वो फ्रीली नहीं सर्वाइव कर सकते। ठीक है, डिपेंड रहना पड़ेगा उन्हें। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत रूप से संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी कि कोशिका क्या है? फंडामेंटली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। बिना इसके कुछ भी संभव नहीं है। जीवित कोशिका के लिए तो नहीं है, जीवन के लिए तो नहीं है। ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूमेनॉक थे, इन्होंने क्या पहली बार कोशिका को देखा, वह इसका वर्णन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की। तो पहली बार कोशिका को किसने देखा? एंटोन वॉन ल्यूमेनॉक। ठीक है, जीवित कोशिका थी ये। ठीक है, लाइव सेल कैसा लिखा है? लाइव सेल थी ये पहली बात। एंटोन वॉन ल्यूमेनॉक ने पहली बार लाइव सेल को देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज कर दी थी? केंद्रक की खोज कर दी थी। सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई। बाद में अनेक सुधार के बाद क्या हुआ? ये क्या फेज कंट्रास्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। भाई इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी वगैरह आ गए, फिर तो क्या था फेज कंट्रास्ट वगैरह, फिर तो कुछ भी स्टडी करो। ठीक है, शेल थियरी के बारे में बात करें तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, चलिए हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर भी इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या था? मैथियस स्लाइडेन थे, 1838 में जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। ठीक है, और थियोडर श्वान थे, वो जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, थियोडर श्वान जो थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, वो 1839 में आए थे। इन्होंने क्या था? जो मैथियस स्लाइडेन थे इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी की और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं ये जितने भी पौधे हैं। ठीक है,
पौधे जितने भी हैं वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, ये मैथियस स्लाइडन ने बताया था। ठीक है, और जो पौधों में ऊतक का निर्माण करते हैं, भाई देखो ये कोशिकाएं हो गई है ना, ये पास में आके ये क्या करेंगे, ऊतक का निर्माण करेंगे, टिश्यू। ठीक है, कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। तो ये बात किसने बताई थी हमको, मैथियस स्लाइडन ने बताई थी। ठीक है, जब थियोडर श्वान ने स्टडी की थी जंतु कोशिकाओं की, तो उन्होंने क्या बोला कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत पाई जाती है, उसको क्या कहा, जीव द्रव्य झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जीव द्रव्य झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा था उन्होंने। फिर उन्होंने एक बात और बताई थी कि पादपों में एक अलग से लेयर पाई जाती है, पादपों में एक अलग से लेयर पाई जाती है जिसको सेल वॉल या कोशिका भित्ति, मतलब थे जूलॉजिस्ट, लेकिन कोशिका भित्ति के बारे में किसने बताया था, थियोडर श्वान ने बताया था, जबकि बॉटनिस्ट ने इसके बारे में नहीं बताया था कुछ भी। ठीक है, तो जीवद्रव्य झिल्ली होती है। पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है। जो इसकी विशेषता है, प्लांट सेल्स की विशेषता क्या है, सेल वॉल। ठीक है, जंतु सेल में नहीं पाई जाती है, प्लांट सेल में ही पाई जाती है। उपरोक्त आधार पर श्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों यानी कि जंतुओं और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं व उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो श्वान और स्लाइडन ने मिक्स रूप से सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में क्या बताया था उन्होंने कि सभी जीव जो होते हैं वो कोशिका व उनके उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जो नई कोशिका है वो कहाँ से आती हैं, तो वो ये बताने में असफल रहे, वो नहीं बता पाए कि नई कोशिका कहाँ से आती है। बोला आती होगी कहीं से, हमें नहीं पता। तो रूडोल्फ विर्चो आए थे पहली बार 1855 में। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कोशिकाएं जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं, मियोसिस, माइटोटिक, ठीक है, अर्धसूत्री, समसूत्री, असूत्री, जो भी। ठीक है, नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। उसको इन्होंने क्या टर्म दी थी, उसको दिया था ओमनिस सेलुली सेलुला, ये टर्म दी थी। ठीक है, नई कोशिका का निर्माण किससे हो रहा है, पूर्व स्थित कोशिकाओं से। उसको उन्होंने क्या टर्म दिया था, ओमनिस सेलुली सेलुला। ये डायरेक्टली है, नीट में पूछ लिया जाता है, ओमनिस सेलुली सेलुला कौन सी टर्म दी थी उन्होंने, रूडोल्फ विर्चो साहब ने। ठीक है, इन्होंने स्लाइडन व श्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, कोशिका सिद्धांत में इन्होंने क्या किया, बस एक चीज ऐड की थी। तो पहली तो वही थी, कोशिका व कोशिका उत्पादों से मिलकर के सभी जीव बने होते हैं। दूसरी चीज क्या बताई थी, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। सारी जो कोशिकाएं हैं वो पहले से जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से निर्मित होती है, वो सेल डिवीजन के थ्रू। जैसे कि हमने बताया था आप लोगों को कि जैसे ये कोशिका है, ये डिवाइड होने के लिए ये देखो यहाँ से ये, और फिर यहाँ के का नई कोशिका बन गई। तो इसी कोशिका से दो कोशिका बनी ना, ये डॉटर सेल्स हो गई ये। ठीक है, ये पेरेंट सेल्स हो गई, डॉटर सेल्स हो गई। आगे चलो कोशिका के समग्र अवलोकन को देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, प्याज के छिलके और मनुष्य के गाल, ठीक है, अंदर की चीक सेल्स को सूक्ष्मदर्शी से देखा था। ठीक है, उनकी संरचना का स्मरण करें। अरे छोड़ो, ये क्या करवा रहा है। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है, उसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति। भाई प्लांट की है तो जाहिर सी बात है कोशिका भित्ति तो मिलेगी। जंतु की ह्यूमन चीक सेल ली तो उसमें नहीं मिलेगी। ये एक्स्ट्रा लेयर जो है वो प्लांट में मिलती है, ठीक है, एनिमल्स में नहीं मिलती। अरे एक और लेयर ये एनिमल्स में नहीं मिलती है। ठीक है, तो बाहरी सतह पर ये स्पष्ट कोशिका भित्ति, भाई इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। जो कोशिका झिल्ली तो सभी में मिलती है। मनुष्य की गाल की बात करें तो इसमें ओनली कोशिका झिल्ली थी, कोशिका भित्ति नहीं थी। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक। ठीक है, सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, केंद्रक। इस केंद्रक में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, जिसमें क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। भाई आनुवंशिक पदार्थ डीएनए क्या होता है, केंद्रक के अंदर। ठीक है, इसमें और क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसको यूकैरियोटिक। भाई एक इंपॉर्टेंट बात, यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है, जिसमें जो न्यूक्लियस होता है उसका केंद्रक जो होता है वो भी झिल्ली युक्त होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक जो होता है वो झिल्ली युक्त। चलो मैं एक और लेयर बना देता हूं इसमें। ठीक है,
ये केंद्रक क्लियर हो गए। प्रोकैरियोटिक ऐसे होते हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली युक्त नहीं होता, यानी झिल्ली से ढका नहीं होता, ऐसी नग्न अवस्था में पड़ा होता है। ठीक है, ये क्या है? दोनों, ठीक है, जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता उसका प्रोकैरियोटिक तो हो गया। दोनों जो होते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल आव्यूह होता है। मतलब इसमें क्या मिलता है? अर्ध तरल आव्यूह, जिसको क्या कहा जाता है? सेल, ना 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 ना, सेल द्रव्य को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य को, हाँ यार पता नहीं, कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। दोनों पादप जंतु कोशिका में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोश का द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। ठीक है, जितनी भी कोशिकीय क्रिया होंगी वो कहाँ होंगी? कोशिका द्रव्य में। यार इसको क्या कहते हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, जो भी, अभी यार स्लिप हो गया एकदम माइंड से, सेल फ्लूइड या जो भी है ना। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक विक्रियाएं यही संपन्न होती हैं। ठीक है, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो बोलते हैं, वो इसी, ठीक, साइटोप्लाज्म में, सॉरी, अरे यार क्या दिमाग से निकल गया था, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसी साइटोप्लाज्म में होती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका जो होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसमें डीएनए। ठीक है, इसमें क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त तो और भी कई ऐसे कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेली, ऐसे कई कोशिकांग होते हैं जो कि झिल्ली युक्त होते हैं। ठीक है, कौन से हो गए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदब्बी जालिका, सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय यानी कि माइक्रोबॉडी, गोल्जी सम्मिश्र यानी कि गोल्जी सम्मिश्र, हाँ गोल्जी बॉडी वगैरह। ठीक है, लायनकाय यानी कि लाइसोसोम, रसदानी यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। यहां कॉमा लगा दो या फिर फुल स्टॉप कर दो। ठीक है, रसदानी, वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल भी होती है, उसमें भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, यानी कि सॉरी कोशिकांग क्या बोल रहा हूँ यार, रसदानी खुद झिल्ली युक्त होती है। लाइसोसोम होता है वो भी झिल्ली युक्त होता है ना। गोल्जी बॉडीज वगैरह जो होती हैं वो भी झिल्ली युक्त होता है। माइक्रोबॉडीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो होते हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। कोशिकाओं का चित्र द्वारा प्रदर्शन। आरबीसी की होती है वो गोल व द्वैअवतलीय। ठीक है, राउंड एंड बाइकॉनकेव। तो आरबीसी जो होती है वो राउंड होती है, बाइकॉनकेव। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की बात करें तो अमीबाकृति होती है, अमीबॉयड सेल होती है डब्ल्यूबीसी की। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की अमीबॉयड। ठीक है, स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं जो होती हैं वो लंबी होती हैं, बस सक्रिय होते हैं। स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं, ठीक है, स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं जो होती हैं लंबी होती हैं, बस सक्रिय होती हैं। नर्व सेल की बात करें तो साकित होती है, ब्रांच्ड और लंबी होती है नर्व सेल। ठीक है, उसके बाद एक वाहिनिका दीर्घीकृत। ठीक है, ये सिंगल सेल है, वाहिनिका दीर्घीकृत। और फिर उसके बाद क्या हो गया? मध्योतिकी कोशिकाएं। ठीक है, मध्योतिकी कोशिकाएं, मीजोफिल सेल्स। ठीक है, ये कैसी होती हैं? गोल होती है। मीजोफिल सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? गोल होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम जो होता है वो झिल्ली रहित होता है, चाहे फिर वो यूकैरियोटिक हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, मिलेगा दोनों में, लेकिन झिल्ली युक्त नहीं होगा। ठीक है, कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगकों, और कौन कौन से होते हैं? एक तो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक, प्लांट्स में, ये ओनली प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया में, खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी
जो रफ एंडोप्लाज्मिक आरईआर और एसीआर होती है ना, आरईआर और एसीआर, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और ये सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ठीक है, तो राइबोसोम कहाँ पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य में ही नहीं मिलता अकेला, बल्कि कहाँ मिलेगा? जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, मिलता है। जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारक का है केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम जिसे बोलते हैं तारक का, ये ओनली एनिमल सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? प्लांट सेल में देखो सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में पाई जा रही है। क्लोरोप्लास्ट ओनली, वैक्यूल, बड़ी वैक्यूल, यानी छोटी मोटी तो जंतु सेल में मिल सकती है लेकिन बड़ी वैक्यूल, ठीक है, ये जो है वो प्लांट सेल में पाई जाती है। अगर एनिमल सेल्स की बात की जाए तो सेंट्रोसोम या तारक का है, ये एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, ये जो होता है कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिकाओं के हम आकार की बात कर लेते हैं, माप, आकार व कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है। ठीक है, अगर माइक्रोप्लाज्मा की साइज की बात 0.1 to 0.3, ठीक है, ये 0.5, तो 0.3 माइक्रोप्लाज्मा का दे रखा है इसमें एनसीईआरटी में, तो आपको यही वाला याद रखना, 0.3 माइक्रोमीटर। अगर ऑप्शन में और कोई आते तो अलग बात है। लंबाई की हो गई है। जीवाणु की बात की जाए तो 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। पृथक की गई सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, बहुत बड़ी होती है शतुरमुर्ग के अंडे की। बहुकोश के जीवधारियों में, ठीक है, करीबन 2 किलो की करीबन, या ऐसी और भी ज़्यादा। बहुकोश के जीवधारियों में मनुष्य की आरबीसी कोशिका का व्यास जो होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है। यानी हमारी ह्यूमन बॉडी में जो आरबीसी पाई जाती है उसका डायमीटर कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर का होता है। नर्व सेल जो होती है वो सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, हमने देखा ही था, देखो कितनी लंबी सी ये बिखर रही है, ये ऐसे सबसे लंबी कोशिकाएं नर्व सेल होती है। ये बिंबाकार, बहुभुजी, स्तंभी, घनाभ, धागे की तरह या अश्माकृति प्रकार की हो सकती है। ठीक है, कोशिकाएं किसी भी प्रकार की हो सकती है। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। भाई हमारी पूरी बॉडी में नर्व को जो है वो ट्रांसपोर्ट करना होता है, इसलिए वो लंबी होती है। लंबी क्यों होती है? पूरी बॉडी में जो है वो जो संकेत होते हैं उनको जो है वो ट्रांसमिट करती है, इसलिए होती है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, हम आगे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं चलो अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।